अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस यूआरएल पे ओपन होगा। ठीक है, अगेन मैंने आपको बता रहा हूँ कि 2 वे हैं हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करने के। या तो हम जब हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो वो इसके पेरेंट फोल्डर में होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा हमने हम रिएक्ट के फोल्डर में थे जब हमने npx create react ऐप के साथ हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, तो उसने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया और उसके अंदर सारा उसे सेटअप कर दिया रिएक्ट के साथ। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मूव करने के लिए या तो मैं cd यूज़ करूँगा, cd और अपने फोल्डर का नाम, ठीक है, उससे मैं फोल्डर के अंदर मूव कर दूँगा। सेकंड अप्रोच है कि क्या हुआ, अच्छा मैं आई थिंक ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर मूव कर चुका हूँ, ठीक है। सेकंड अप्रोच है कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फोल्डर को क्लोज करता हूँ, ठीक है, फिर अपने क्या कहते हैं फाइल में जाके मैं करता हूँ ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर के अंदर करके मुझे अपने आपको विंडोज़ के हिसाब से अपना सारा इधर वो नज़र आ रही होगी, डायरेक्टरी नज़र आ रही होगी, मुझे उसके मैक के हिसाब से नज़र आ रही है। तो जिस जगह पे भी हमने वो फोल्डर हमारा क्रिएट हुआ है रिएक्ट का, जैसे मैंने अभी रिएक्ट पे क्लिक किया, उसके अंदर मेरे पास काउंटर का फोल्डर है, मैं अभी काउंटर के फोल्डर पे क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा तो मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा रिएक्ट के फोल्डर में, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट जाके यहाँ पे npm रन स्टार्ट करूँगा तो मुझे किसी फोल्डर में मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस उस फोल्डर के अंदर हूँ जिधर मेरा रिएक्ट सेट है, ठीक है। npm रन स्टार्ट ये कमांड है, ओके। अच्छा मैंने आपको बताया था कि इन सारे फाइल्स का और फोल्डर्स का क्या मतलब होता है, अगेन बता दूं एक दफ़ा, फिर मैं आपको ना हल्का फुल्का सा इसमें रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। कि ये हमारे पास होती है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेड फाइल होती है वो होती है package.json फाइल। इसमें हमारे रिएक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों का इसमें लिखा होता है कि हमारे यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट का नाम, उसका वर्जन वगैरह इसमें सब कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा मेन जो चीज़ें होती है ना वो 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक ये डिपेंडेंसीज होती है और सेकंड चीज़ होती है स्क्रिप्ट। डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी वो होती है कि जो पैकेज हमने इसमें जो इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन इंस्टॉल होते हैं वो ये सारे पैकेजेस होते हैं, ठीक है। इन पैकेजेस की बेस पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रिएक्ट क्रिएट होता है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं इसमें मल्टीपल और डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल के साथ। npm इंस्टॉल अगर हम उस पैकेज का नाम लिखेंगे तो वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ पे शो भी हो जाएगा विद वर्जन, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, ये जो स्क्रिप्ट्स की फ़ाइल होती हैं ये हमारे पास फ़ाइल होती हैं जो कि हम यहाँ पे रन कर रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हम करते हैं ना npm रन स्टार्ट, तो हमारी वो एक स्क्रिप्ट रन होती है स्टार्ट नाम की, ठीक है। हमारी कमांड क्या है, npm रन है, और उसके बाद जब हम स्टार्ट यूज़ करते हैं ना तो हमारी ये वाली स्क्रिप्ट रन होती है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को रन कर देती है। इसके अलावा इधर हमारे पास एक और स्क्रिप्ट है, उसका नाम है npm बिल्ड, वो हमारी क्या कहते हैं बिल्ड बनाती है। जैसे अगर मैं इधर लिखूँ npm रन बिल्ड, तो वो एक बिल्ड फोल्डर बना देगी जो कि हमने जब अपनी वेबसाइट को लाइव करना होता है, प्रोडक्शन में लेके जाना होता है, तो हम वो बिल्ड फाइल जो होती है ना, ये देखें ये बिल्ड का फोल्डर उसने बना दिया। उसमें फाइल्स यही होती हैं लेकिन वो कुछ कंप्रेस होती हैं, ठीक है, और वो ज़रा थोड़ी सी फास्ट होती हैं, जिनको हम अपने सर्वर पे लेके जाके उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बिल्ड कमांड रन होती है। फिर इसके बाद टेस्ट होती है कि हम अपने ना कुछ टेस्ट केसेस भी लिखते हैं रिएक्ट के अंदर कि हमारा हम जो काम करना चाह रहे हैं, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हमारे मुताबिक वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। उसमें ये नहीं होता कि हम उसमें क्या कहते हैं बार बार जाके अपने उस पर हर चीज़ को इधर जाके अपने क्या कहते हैं ब्राउज़र पे जाके देखेंगे वो सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। हम इधर ही अपने वो टेस्ट केसेस लिखते हैं और उनके थ्रू उनको रन करके देखते हैं कि जो हम आउटपुट उन फंक्शन से चाह रहे हैं वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ओके। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये पैकेज डॉट जेसन फाइल होगी और ये पैकेज डॉट जेसन फाइल होगी, यानी कि जो हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं उसके जो सब पैकेजेस होते हैं ना, उसमें जो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं उनका सारा जिक्र जो है ना इसमें हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर हमारे पास ये जो नोड मॉड्यूल है, यहाँ पे हमारे एक्सेल में वो पैकेजेस इंस्टॉल होकर इधर रखे होते हैं। ये देखें, ये जो सारे जितने पैकेजेस हैं ना बिल्ट इन है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने अस्सलाम वालेकुम, जब हमने कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने अपने रिएक्ट को प्रोजेक्ट को सेटअप किया तो हमारे पास ये सारे फोल्डर जो हैं, ये सारे पैकेज हमारे पास बिल्ट इन है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो पब्लिक फोल्डर है ना, इसमें हमारे पास हम इधर अपनी इमेजेस शो कराते हैं, और इसमें एक मेन जो फाइल है वो हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है।
ये मैंने आपको बताया था कि हमारे जैसे हमें अपनी सिंपल HTML CSS के अंदर तो हमें हर अपने पेज के लिए सेपरेट हमें HTML की फ़ाइल बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल हमारे पास एक इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल अवेलेबल होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल हमारे पास एक डिव होता है, जिसको आईडी हमने रूट दी हुई होती है। ठीक है, इसमें ही हम अपने जो जितना भी कंटेंट होता है उसे हम रेंडर करवा रहे होते हैं इसी डिव के अंदर। ठीक है, बाकी सिंपल वही आपके हेड टैग लगा हुआ है, बॉडी टैग लगा हुआ है। इसमें आपने अगर कोई अपने कोई लिंक्स वगैरह इंपोर्ट करने हैं, वो इंपोर्ट कर लें। और बाकी आपका मेजर जो काम होता है ना, आपका वो इस डिव के अंदर हो रहा होता है, जो कि और बाकी ये फैब आइकन जो है मैंने आपको बताया था, ये फैब आइकन ये होता है जो ये टॉप पे शो हो रहा होता है। इसको आप अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी कोई ग्राफिक डिज़ाइनर से कह के कोई अपने हिसाब से जो भी आपका लोगो वगैरह था उस हिसाब से कोई फैब आइकन वगैरह क्रिएट कर लें। दैन इसके बाद ये सारी इमेजेस वगैरह जो हैं वो भी हम पब्लिक फोल्डर के अंदर ही रख रहे होते हैं, जो लोगों की होती हैं या SVG PNG जो भी फाइल होती है ना, वो हम सारी इधर ही रखते हैं। अब SRC के अंदर अगर हम चले जाए ना, तो इसमें जो सबसे पहली फाइल होती है वो ये होती है index.js फाइल। ये वही हमने जो .html फाइल के अंदर देखा था, हमारे पास एक डिव था जिसको हमने आईडी रूट की दी थी, हम उसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू से इधर गेट करते हैं सबसे पहले इस जेएस फाइल के अंदर। ठीक है, और उसको हम ये रिएक्ट के कुछ मेथड अवेलेबल हैं क्रिएट रूट के में, और ये रूट डॉट रेंडर, इसके थ्रू हम अपने जितना भी हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो हम इस डिव के अंदर रेंडर करवा रहे होते हैं। हमारी जो रिएक्ट होती है ना, वो हमारी कॉम्बिनेशन है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं कि हम अपनी जो HTML CSS होती है वो हम जावास्क्रिप्ट के साथ ही हम रेंडर करवा रहे होते हैं। हम जिस तरह से क्या कहते हैं, एक फंक्शन में कुछ चीज़ रिटर्न करते थे, हम रिएक्ट के अंदर हम अपनी पूरी HTML CSS जो है वो हम रिटर्न कर रहे होते हैं। ओके, ये हमारी देखें हम इसमें क्या कर रहा है, वो सबसे पहले टॉप पे हमारे पास रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहा है, फिर रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कर रहा है वो, फिर ये एक CSS फाइल है जिसमें उसने बेसिक CSS वगैरह लिखी हुई हैं index.css फाइल में, यानी कि आपने वो जो बॉडी को अपने अगर आपने कोई मेन अपने जो भी CSS वगैरह प्रोवाइड करनी है कि आपका फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह क्या होगी, आपने मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या देना है, और इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो आप इस index.cs फाइल के अंदर रख सकती हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती है app.js फाइल। अब एक चीज़ और देखें, ये index.js फाइल के अंदर हम ये app.js फाइल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम इसको रेंडर कर रहे हैं app.js फाइल को। रेंडर का मतलब होता है कि हम अपने जो कंटेंट है वो हम उधर शो करा रहे हैं, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपना वो जो हमने डिव को गेट किया था। ठीक है, हम क्या करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल के हम वो डॉट इनर HTML का एक वो यूज़ करते थे, मेथड यूज़ करते थे, जो कि जो हमने एलिमेंट को गेट किया है बाय आईडी, उसके इनर HTML को या इनर टेक्स्ट को वो अपडेट कर देता था, यानी कि डिव के अंदर वो कंटेंट को रख देता था। उसी तरह से ये जो है हमने ये पूरे कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और उसे कंपोनेंट को उस डिव के अंदर रख दिया, यानी कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट जाएँ, ये देखें वो ए टैग के थ्रू ये सारा डेटा वगैरह है, और अगर हम अपने एलिमेंट में जाएँ तो हमारे पास बॉडी के अंदर एक ये डिव है। ठीक है, ये हमारा वो डिव था। लेकिन अगर मैं ये ए टैग इधर से ख़त्म कर देता हूँ तो ये डिव जो है वो सिंपल रहेगा, यानी कि अगर ये एरर ना दे मुझे। अच्छा, मैंने इसे बंद ही किया हुआ, मैंने इसको इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर और इधर से इसको मैं नहीं रखूँगा, मैं app.js में जाके इसको ना वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा, अब ये है बॉडी में हमारे पास एक सिंपल डिव पड़ा हुआ है। ठीक है, वो एम्प्टी डिव एक है जिसको हमने आईडी रूट की दी है। लेकिन अगर मैं जाके इसको अगेन अनकमेंट कर देता हूँ, और ये app.js फाइल वो है जो हमने index.js फाइल के अंदर इंपोर्ट किया और उसे हम रेंडर कर रहे हैं, तो इसका कंटेंट जो है हमारे पास इंसाइड शो हो जाएगा। जो पहले हमारे पास एम्प्टी डिव था, अब उसने मुझे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दे दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे बाकी सारे हमारे ड्रॉप डाउन इधर शो होंगे। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम इस app.js फाइल के अंदर जाएंगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इधर कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इन दी एंड क्या है, ये app.js फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है ऐप नाम का। ठीक है, और इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने जो यहाँ पे app.js फाइल को इंपोर्ट किया है, उसके लिए हमें इसको कहीं एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना।
तो इसी वजह से हमने एक फंक्शन इधर बनाया है ऐप नाम का, ठीक है, और हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। इस तरह से एक्सपोर्ट हम करते हैं, सिंपल एक फंक्शन है, उसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं और हमने उस फंक्शन को हमने इधर से एक्सपोर्ट कर दिया ताकि हम किसी और फाइल के अंदर से इंपोर्ट करके यूज़ कर सकें। अब इसमें जो डिफरेंट है एक सिंपल जावास्क्रिप्ट से वो ये है कि हम इस रिटर्न के अंदर इंस्टेड ऑफ के हम कोई जावास्क्रिप्ट के कोई वेरिएबल्स वगैरह रिटर्न करते हैं या कोई इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट के array वगैरह रिटर्न करते हैं, हम पूरे एक HTML को रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है ख़ास तौर पर कि वो एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे ही रिटर्न होगा, मीन्स के हमेशा उसका कोई एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। ये नहीं होगा कि हम दो एलिमेंट को इस तरह से अगर हम चाहें कि हम रिटर्न में दो अपने कंपोनेंट या दो एलिमेंट को हम इस तरह से लिख रहे हों कि एक हमने p टैग कर दिया इंपोर्ट और साथ में हम एक h1 टैग को भी हम साथ में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। हमेशा एक सिंगल एलिमेंट या फिर एक सिंगल एक एलिमेंट होगा जिसके अंदर हम उसकी डेप्थ में और मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो जो रिटर्न होगा वो एक सिंगल एलिमेंट होगा, उसके इनसाइड हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन वो पेरेंट उनका हमेशा एक ही होगा। चाहे अब उसके लिए आप एक कोई डिव एलिमेंट लगा लें या जिस तरह से हम ये रिएक्ट फ्रेगनेंट्स यूज़ करेंगे ये कर लें, ये जो हमारे पास सिंपल हमारे पास ये लेस देन ग्रेटर देन के साइन लगे हुए हैं, अगर हम इसको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रेगनेंट्स, ठीक है। ये इन्होंने हमारे पास रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर जब हमने मल्टीपल हमारे एलिमेंट्स को वो करना है रिटर्न वगैरह करना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसमें नेक्स्ट चीज़ जो देखने वाली है वो है कि हम इस तरह से हम अब इस फाइल को एक CSS की फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे। हमारी जो है क्या कहते हैं हमने जब किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होता है तो हम लिखते हैं अपने इंपोर्ट का एक ये लिखते हैं कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फंक्शन का नाम होता है, जैसे अब ये फूटर जो है हमारे पास कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फुटर की फाइल है और उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन का नाम है वो फुटर है, तो इसी नाम से हमने फुटर को इंपोर्ट किया, फ्रॉम का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, और आगे हम अपने पाथ लिख देंगे कि हमने ये हमारा ये फुटर का जो फाइल है वो किधर अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने लिखा है डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट्स और फुटर। अब अगर तो मैं इस वक्त हूँ इस जगह पे ऐप फाइल के अंदर हूँ, ठीक है। अब ऐप फाइल किधर है, हमारी SRC के अंदर, ठीक है। और ये कंपोनेंट का फोल्डर किधर है, ये भी SRC के अंदर है, यानी कि जो ऐप फाइल है और हमारा जो कंपोनेंट है कंपोनेंट का फोल्डर है ये सेम ही एक फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो इसलिए अगर मैंने अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से किसी फाइल को एक्सेस करना है तो मैं डॉट स्लैश लिखूँगा। डॉट स्लैश क्या करता है कि हमारे जो करंट फोल्डर होता है उसमें जो फाइल्स होती हैं वो हमें शो कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें हमारे पास कंपोनेंट का फोल्डर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्लैश लगाऊंगा तो मुझे वो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मुझे दिखाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है। अब क्योंकि मैं फोल्डर को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं फोल्डर लिख दूंगा, ठीक है। अब अगर ऐसा केस हो कि आपको हमारे ये फुटर फाइल है, ठीक है, इसके अंदर आपको हमारी app.js फाइल को इंपोर्ट करना पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई और ऐसा फोल्डर हो यानी कि लेट्स सपोज मैं इधर आके ना एक और फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं हुक्स, और इसमें जाके ना मैं एक फाइल बना लेता हूँ fetch hook .js और इधर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। अब देखो मैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मुझे चाहिए हुक्स नाम के फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी है वो चाहिए। अब इस केस में क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे अपने मैं इस फोल्डर में हूँ भी, पहले मुझे इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा फिर मैं दूसरे फोल्डर के अंदर जा सकूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इंपोर्ट का कीवर्ड लिखा, फिर मैंने अपनी वो फाइल का नाम लिखा जो कि है फैच हुक, इसका मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा, फिर मैंने फ्रॉम का कीवर्ड लिखा और उसके बाद मैं पाथ दूंगा। पाथ क्या होगा, पहले डॉट स्लैश करूँगा तो मुझे वो करंट फोल्डर है उसमें दिखाएगा। अब मैंने फोल्डर बैक मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, डबल डॉट लगा दूँगा, डबल डॉट स्लैश, तो मुझे वो एक फोल्डर बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ SRC के अंदर, अब मुझे इधर हुक का फोल्डर नज़र आ रहा है तो मैं हुक के फोल्डर के अंदर जाऊँगा, फिर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा तो मुझे फैच हुक नाम की फाइल मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मुझे बाहर के और किसी एक लेवल और बाहर जाना है तो मैं इधर डबल डॉट लगा दूंगा
तो मैं उससे बाहर आ जाऊँगा। फिर अगर मैंने और बुझाना है तो इस तरह से मैं करता रहूँगा। यानी कि डबल डॉट स्लैश करेंगे तो हम आउटसाइड मूव करेंगे, और डॉट स्लैश करेंगे तो हम एक सेम फ़ोल्डर में रहेंगे। और जब हम सेम फ़ोल्डर में रह के किसी और फ़ोल्डर में मूव करना है तो हमें वो खुद ही दिखा देगा कि हमने अब वो आपको ऑप्शन दिखाएगा, फ़ोल्डर का भी आपको दिखा रहा है। फ़ाइल जो है सिंपल आपको वो फ़ाइल सेपरेट शो हो रही है, फ़ोल्डर के साथ उनका आइकन थोड़ा डिफरेंट है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस फ़ोल्डर के अंदर मूव कर देंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो उसकी फ़ाइल एक्सेस हो जाएगी। ये चीज़ समझ आई है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, समझ आ गई। तो बस इसी तरह से करके हमारा जो है ये सिंपल सा हमारा ये बनते हैं, क्या कहते हैं, हमारी फाइल इंपोर्ट होती हैं और हम उनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो काम है वो हमारा उसी तरह से होगा जैसे आप सिंपल HTML CSS के अंदर करती हैं, कि आप इधर एक वो आपका मेन डिव होगा, उस डिव के अंदर आप क्या कहते हैं जो भी आपने HTML वगैरह लिखनी है, जो भी एलिमेंट्स वगैरह लिखनी है आप इधर लिखेंगी, वो लिखे जाएंगे इधर। ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, एक चीज़ ये है कि हमने जो CSS की फ़ाइल है वो जिस तरह से हम एक दूसरी फाइल इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वैसे नहीं होगा। इसमें सिंपल हम इंपोर्ट लिखेंगे और डॉट स्लैश करके या जिधर भी हमारा पाथ है वो हमें उसको बताना पड़ेगा, लेकिन वो इसमें सजेशन देता नहीं है। तो हमें ज़रा खुद ही ख्याल करना पड़ेगा कि हमारी ये फाइल जो CSS की है वो कहाँ पड़ी हुई है। कोशिश करना कि सेम फोल्डर के अंदर रखना, ताकि आप डॉट स्लैश और चाहे तो जिस कंपोनेंट, जैसे कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है ना, वैसे ही उसका अपनी CSS फाइल का नाम भी रखें और डॉट CSS लगा दें, ताकि आप वो ईजिली आपसे एक्सेस कर सकें, क्योंकि वो सजेशन नहीं देता इसमें CSS को फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आप उसकी CSS वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं। CSS में जाके जिस तरह से हम सिंपल HTML में CSS लिखते हैं वही लिखेंगी, वही क्लास आपकी आप इधर यूज़ कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है इसमें कि जो हमारी रिएक्ट होती है, सिंपल HTML के अंदर तो हम क्लास लिखते हैं, लेकिन जो हमारी रिएक्ट होती है उसमें हम क्लास नेम यूज़ करते हैं। क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास, सिंपल क्लास के हम क्लास नेम लिखते हैं। और जैसे हमारी वो जो भी हमारी क्लास का नाम है वो हम इधर से यूज़ करेंगे तो वो हमारी यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, वो वर्क करेगी। ओके, इसमें कोई मसला? अब मुझे आप ऐसा करें, यहाँ तक हम इसको करते हैं बंद। अभी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम इस सेक्शन में जाएँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन लिखा हुआ है। अगर मैं एक्सटेंशन लिखूंगा ना तो मुझे कुछ अगर मैं सर्च करूंगा ना टॉप पे रिएक्ट, तो मुझे रिएक्ट से रिलेटेड ना कुछ एक्सटेंशन नज़र आ रही होंगी। इन एक्सटेंशन को जैसे मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इनेबल लिखा होगा, क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल भी हो जाएगी। आई थिंक इंस्टॉल लिखाएगा, इनेबल इंस्टॉल लिखाएगा तो इंस्टॉल करना। देन उसके बाद इनेबल का कीवर्ड लिखा होगा, इनेबल पे क्लिक करेंगे तो वो बटन होगा, तो आपके पास इनेबल हो जाएंगी। तो ये दो तीन जो है ना, क्या कहते हैं, मेन में जो इसकी एक्सटेंशन है रिएक्ट की, वो आप कर लेना। उससे ये होगा, जो ये मुझे कुछ सजेशन वगैरह दे रहा होता है ना, जैसे अगर मैंने एक कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट में फंक्शन वगैरह बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक वो लिख रहा हूँ, वर्ड लिखता हूँ RAFCE, तो मुझे वो खुद सजेशन दे देता है। और इस तरह से छोटी छोटी स्निपेट्स उन्हें प्रोवाइड करा होता है, वो पूरा फंक्शन हमें बना देता है। ये विदाउट उसके पॉसिबल नहीं है। इस तरह से अगर हम कुछ इंपोर्ट करें तो वो सजेशन दे रहा है, या जैसे मैं ये डिव लिख रहा हूँ, डिव, तो मुझे वो कुछ सजेशन वगैरह दे रहा होता है, वो हमारा एक डिव बना देता है एलिमेंट्स वगैरह से रिलेटेड ना, रिएक्ट के लिए कुछ वो अच्छी एक्सटेंशन है, वो मैं आपको भी करा देता हूँ, वो लाजमी करें। अभी मुझे बस अब ये जितना किया ना, एटलीस्ट आप मुझे पहले अभी इतना ये करके दिखाएं, देन इसके बाद हम फर्दर मूव करें।